Hi kids, hello everyone. Welcome to the class. Welcome to the class बच्चों. Good morning, good morning, good morning, good morning. चलिए आज पढ़ाई शुरू करनी है. सबसे पहले आज हम पढ़ाई करेंगे, उसके बाद ही बाकी की बातें होगी. बट सबसे पहले पढ़ाई शुरू करनी है ना. बिग बॉस की टी शर्ट है. यस, मेरी आंखें तुम सबको देख रही हैं. बिग बॉस चाहते हैं कि आज बच्चे पहले अच्छे से पढ़ें, उसी के बाद कुछ फालतू के सवाल पूछें. ठीक है, आज पढ़ना बेहद जरूरी है. मंडे ट्यूसडे आपकी छुट्टी रहेगी. देन वेंसडे से आपकी शुरू होंगी बाकी की क्लासेस. ठीक है, आइए बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर. पहला चैप्टर है आपका. मैम क्यों छुट्टी मैम? अरे वो मैंने देनी थी ना 11th खत्म कराने के बाद, बट एक चैप्टर आपका बीच में रह गया और इतने में मैंने प्लान बना लिया था जाने का कहीं. ये थोड़ा सा पंगा हो गया. यस, वो 5 सितंबर का मैंने देखा ही नहीं था कि उसमें भी एक क्लास जाएगी मेरी. यस, ये हो गया. प्लान कहीं इतना दूर जाने का नहीं है, एक हमें मंदिर जाना है उसके काम के लिए. यस, मंडे एंड ट्यूसडे विल बी ऑफ, वेडनेसडे आई टेक क्लासेस और आपकी शुरू होगी क्लासेस. ठीक है, टेस्ट का सिलेबस पूछा ही नहीं है. टेस्ट है भी या नहीं है मुझे नहीं लगता. हाँ टेस्ट है. ठीक है चलो. हाँ न्यूरल, अरे पूरा पूरा सिलेबस कराऊंगी. न्यूरल होगा. बिग बॉस चाहते हैं कि आप पढ़ें. यस, 14th को होगा ना, तो अभी बहुत दिन है. बिग बॉस चाहते पहले आप पढ़ें, उसी के बाद आप कुछ बोले. ठीक है चलिए, तो आज हम करेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. एवरीबॉडी प्लीज राइट द हेडिंग केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है. काफी इनडायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आते हैं. सिंपल में चैप्टर है, काफी छोटा चैप्टर है. बड़ा चैप्टर तो बिल्कुल भी नहीं है, काफी छोटा चैप्टर है. इजी गोइंग चैप्टर है. लवी डबी टाइप चैप्टर है. ठीक है. यस, लवी डबी टाइप चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है. तो आइए बच्चों आज शुरू करते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से. जो सबसे पहले आज की डेफिनेशन है वो है हमारी हार्मोन्स की. क्या है? हार्मोन्स की. तो ये जो चैप्टर पढ़ाने का तरीका है, मेरा जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एनसीईआरटी मेरे बच्चों. ठीक है, एनसीईआरटी से थोड़ा सा डिफरेंट है सीक्वेंस, बट पढ़ाऊंगी पूरा ऑफकोर्स सब कुछ, बट सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज रहेगा एनसीईआरटी के कंपैरिजन में. तो आइए, तो बच्चों हार्मोन्स क्या होते हैं? एवरीबॉडी प्लीज आंसर्स इन द चैट बॉक्स. क्या होते हैं हार्मोन्स? बड़े इंपॉर्टेंट चीज होती है हार्मोन्स. कभी मूड स्विंग करा देते हैं, कभी थकावट करा देते हैं, कभी गुस्सा दिला देते हैं, कभी प्यार दिखा देते हैं, कभी नम्रता दिखा देते हैं. ये सब क्या है? ये सब हार्मोन्स ही तो हैं. ये छोटे 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 केमिकल्स ही तो हैं. अरे बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ तुम्हें. जब अच्छी खुशबू आती है चंदन की तो कैसा फील होता है? वाह, है ना. इंस्टेंटली योर मूड अपलिफ्टमेंट यू कैन सी. वहीं पे कचरे के पास बिल्कुल गंदी टट्टी जैसी स्मेल आ रही है तो आप मूड खराब कर दिया सारा. ठीक है, तो यही यही यही. तो दीज आर द केमिकल्स गाइस, दीज आर द केमिकल्स. और इन केमिकल्स का बहुत ज्यादा हमारे ऊपर प्रभाव रहता है, जिन्हें हम कहते हैं हार्मोन्स. तो ये छोटे छोटे केमिकल्स है. ऐसे ही और भी बताती हूँ तुम्हें. अपना सबसे अच्छा दोस्त दिख जाए तो एकदम से खुशी आ जाती है, चल यार अब इससे चुगली करूंगी. ठीक है, वहीं पे दुश्मन दिख जाए, यार सारा मूड खराब कर दिया. काय को आया है ये? किसने बुलाया इसको पार्टी में? काय को बुलाया? फिर मेरे को काय को बुलाया इधर? मेरे को नहीं बुलाने का था अगर इसको बुलाने का था. यस, मेरा दिन खराब क्यों किया? तो क्यों? why do you have so much of feelings around this? It's all your hormones performing inside your body. ठीक है, तो जब मन नहीं हो रहा होता तो टेक्निकली कुछ हार्मोन का अंदर हुदियापा चल रहा है आपके, जिसके कारण हार्मोन्स काबू नहीं रहते हैं, जिसके कारण आप पढ़ नहीं पाते हैं. लड़कों के केस में कुछ अलग अलग हार्मोन्स उछलते रहते हैं. ठीक है, इनको हमेशा कुछ 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 होता रहता है. होने का मतलब लड़ाई से, और कोई मत समझो आप. ठीक है, लड़कियों में अलग हार्मोन्स उछलते रहते हैं. इनको लगता है पहले मैं नाराज हो जाऊं, उसकी बात ही ठीक कहूंगी मैं. ठीक है, सबके अलग हार्मोन्स है. दिस इज हाउ वी आर क्रिएटेड ऑन अर्थ. ठीक है, तो ये हमारे हार्मोन्स होते हैं. तो ये हार्मोन्स के इंट्रासेल्युलर मैसेंजर्स. कैसे मैसेंजर्स है? इंट्रासेल्युलर मैसेंजर्स है विच आर नॉन न्यूट्रिएंट. नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब क्या? ऐसा नहीं कि हार्मोन तोड़ के एनर्जी निकल जाएगी. नॉन न्यूट्रिएंट एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट्स.
ट्रेस अमाउंट का मतलब क्या है, ये बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, बट इनका इफेक्ट बिल्कुल न्यूक्लियर बम जैसा होता है शरीर के अंदर, ठीक है। तो क्या होते हैं हॉर्मोन्स? हॉर्मोन्स आर intracellular messengers which are non-nutrient and are produced in trace amounts. ठीक है, क्या ये हमें समझ में आया, नहीं आया? हाँ, इंटरसेल्युलर होगा, राइट राइट राइट, मैं भी यही सोचूं, कुछ तो चल रहा है, इंटरसेल्युलर होगा, बिल्कुल सही, सॉरी बच्चों, इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स, यस यस यस, सो सॉरी। सो क्या होते हैं हॉर्मोन्स? इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है गाइस? नॉन न्यूट्रिएंट होता है, और कितने अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं? ट्रेस अमाउंट्स में प्रोड्यूस होते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स में, कितने टाइप के हॉर्मोन्स है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। तो सब बच्चे हेडिंग लिखेंगे, टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लू से मैं लिख रही हूँ इसके ऊपर इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको नीट में एक क्वेश्चन दिख जाएगा बाबू लोग, यहाँ पे से दिख जाएगा आपको नीट में। तो टाइप्स ऑफ हार्मोन, तो सबसे पहले हम वो हार्मोन्स की बात करेंगे जो वाटर सॉल्युबल है, जो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, जो अमीनो एसिड से बने होते हैं, जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। ऐसे हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स होते हैं गाइस? ऐसे हार्मोन्स होते हैं हमारे प्रोटीनेशियस हार्मोन्स। कौन होते हैं बच्चों हमारे ये वाले? प्रोटीनेशियस, प्रोटीनेशियस हार्मोन्स। तो पहली कैटेगरी ऑफ हार्मोन्स कौन सी है? प्रोटीनेशियस हार्मोन्स। अब मैं जो मैंने बोला था अब मैं तुमसे बुलवाऊंगी, ठीक है, जो अभी मैंने सारे वर्ड्स बोले थे। प्रोटीनेशियस हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो डैश सॉल्युबल होते हैं। किसमें सॉल्युबल होते हैं ये? यस बच्चों, जितना बोलोगे क्लास में उतना याद करके जाओगे, फिर सीधा पेपर लगाना, वर्कशीट लगाना। वाटर सॉल्युबल होते हैं। आखिर क्यों वाटर सॉल्युबल होते हैं? क्योंकि ये किससे बने होते हैं? प्रोटीनेशियस हार्मोन्स। एवरीबॉडी इन द क्लास, किससे बने होते हैं ये? अमीनो एसिड से बने होते हैं। क्या ये हाइड्रोफोबिक होते हैं या ये हाइड्रोफिलिक होते हैं? व्हाट डू यू से? इन्हें क्या पानी से प्यार होता है या ये पानी से नफरत करते हैं? ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। सिंस ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, क्या ये हमारी लिपिड बाइलेयर यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं गाइस? जो लिपिड बाइलेयर है वो है हाइड्रोफोबिक, ये है हाइड्रोफिलिक। इन दोनों का नेचर उतना ही डिफरेंट डिफरेंट है जितना आपका और आपके क्रश का है। तभी तो क्रश हो जाता है रिलेशनशिप शुरू होने से पहले, ठीक है। यस, तो ये इतने डिफरेंट है कि इन दोनों की मुलाकात कराने के लिए जो रिसेप्टर चाहिए होता है, वो रिसेप्टर कहाँ होता है? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। क्योंकि ये क्रॉस नहीं कर सकता, तो अगर इसे मैसेज देना है तो इसे देना पड़ेगा एक रिसेप्टर के थ्रू, और वो रिसेप्टर कहाँ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। अच्छा ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इसके पॉइंट्स लिखते हैं जो मैंने अभी रिवाइज कराए हैं। सबसे पहले प्रोटीनेशियस हार्मोन्स आर वाटर सॉल्युबल, जल घुलनशील होते हैं। ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, इन्हें पानी से प्यार होता है, ठीक है। ये किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से, ठीक है। These hormones, proteinaceous hormones, cannot cross plasma membrane. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते क्योंकि वाटर सॉल्युबल होते हैं। इसीलिए बच्चे, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारा प्रोटीनेशियस हार्मोन है, ये अंदर नहीं जा सकता क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होती है।
क्योंकि लिपिड बायलेयर होती है, सेल चैप्टर में पढ़ाया था। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका जो रिसेप्टर होता है प्रोटीनेशियस हार्मोन्स का, वो कहाँ पे होता है? मेम्ब्रेन पे। कहाँ पे होता है इसका रिसेप्टर एवरीबॉडी? कहाँ होता है? मेम्ब्रेन पे। तो ऐसे रिसेप्टर्स जो मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, इन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं इनको? इनको हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। एग्जाम्पल, अब ऐसे कौन से हॉर्मोन्स हैं जो प्रोटीनेशियस है? ये मैं जब चैप्टर्स पढ़ा रही थी मैं तब भी आपको बता रही थी, अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज मैं एग्जाम्पल लिखा देती हूँ। जैसे आपका हार्मोन इंसुलिन, जैसे आपका हार्मोन ऑक्सीटोसिन, जैसे हार्मोन एडीएच, ठीक है, जैसे आपका हार्मोन ग्लूकागॉन, ये सारे आपके क्या हैं? वाटर सॉल्युबल। ये सारे क्या आपके प्रोटीनेशियस हार्मोन्स हैं। बाकी चैप्टर में मैं और लिखवा दी जाऊंगी जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं इनके। हाँ जी, ध्वनि ठीक है? क्या हो गया? रोई क्या वो बहुत ज्यादा? हाँ। और ड्रेसिंग आपने देखा क्या है जो? अच्छा, टेटनस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है, मैं जाती हूँ घर पे। हाँ बेटा, ध्वनि का ना कल एक्चुअली उसके ना हाथ पे ना छोटी सी पस हुई थी, और वो पस शाम तक इतनी बढ़ गई कि उसकी पूरी उंगली इतनी मोटी हो गई। फिर मैं उसे हॉस्पिटल लेके गई। हॉस्पिटल में कल लेके गई तो इतना वो रोई है। उसका एक्चुअली छोटा सा सर्जरी हुआ, पूरा इंसिजन लगा है, सारी उसकी पस बाहर निकाली डॉक्टर ने। अब छोटा बच्चा आपको पता ही है, फिर इंजेक्शन लगे, 2 एनेस्थीसिया भी लगे, और फिर अभी ड्रेसिंग के लिए बुलाया, अभी ड्रेसिंग नहीं की। फिर आज टेटनस लगवाया, आप टेटनस ये कह रहे कि अच्छे से नहीं लगाया उसने इंजेक्शन। बच्चों के साथ ना इस मौसम में मैं आपसे यही तो कह रही हूँ, दिस इज अ मौसम जहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटी एकदम से बढ़ जाती है, एकदम से फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो इस टाइम पे अपनी साफ सफाई रखना, अपने आप को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे बच्चों ये हो गया हमारा प्रोटीनेशियस हार्मोन। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्टेरॉइडल हार्मोन्स पे। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? स्टेरॉइडल हार्मोन्स। चलिए बच्चों लिखिए, स्टेरॉइडल हार्मोन्स। अब स्टेरॉइडल हार्मोन्स ये मैंने पहले भी पढ़ा है बट फिर से पढ़ाऊंगी। आगे ये स्टेरॉइडल हार्मोन्स किस केमिकल कंपाउंड से बने होते हैं? यस बच्चों, किस केमिकल कंपाउंड से बने होते हैं स्टेरॉइडल हार्मोन्स? ये बने होते हैं कोलेस्ट्रॉल से। ठीक है, किससे बने होते हैं? फॉर्म्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। किससे बने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं सारे हार्मोन्स, इसलिए इन्हें स्टेरॉइडल हार्मोन्स कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्टेरॉइडल हार्मोन्स। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज पे। सिंस ये कोलेस्ट्रॉल से बने हैं तो बेटा ये जल घुलनशील होते हैं या ये फैट सॉल्युबल होते हैं? कैसे होता है इनका नेचर? तो ये वो हार्मोन्स है जो फैट सॉल्युबल है, या फिर हम इन्हें क्या कह सकते हैं? ये वाटर इनसॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं। यानी कि इन्हें काम करने के लिए और स्टोर करने के लिए आपको फैट चाहिए होता है। तो देयर इज ऑलवेज अ गुड फैट एंड देयर इज ऑलवेज अ बैड फैट। आपने ये जरूर सुना होगा, एक एड आती है, बड़ी अच्छी एड आती है, जिसमें वो बच्ची ना अंकल को बोल रही होती है, अंकल आपके क्या तेल में गुड कोलेस्ट्रॉल है या बैड कोलेस्ट्रॉल? अगर आपने वो एड कभी देखी हो तो, मतलब 5-6 साल पुरानी एड होगी। तो दो चीजें होती है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होता है और दिल की बीमारी करता है। ठीक है, और गुड कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो हार्मोन्स बनाता है, जो आपके विटामिन को उसके अंदर सॉल्युबल करके रखता है। ठीक है बच्चों, तो ये वही वाला, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है जिससे बनता है हार्मोन्स।
सिंस बच्चे ये वाटर इनसॉल्युबल और फैट सॉल्युबल है, तो इसका नेचर क्या हो गया? हाइड्रोफोबिक। इसे लगता है पानी से डर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन दिस हार्मोन, स्टेरॉइडल हार्मोन, कैन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस और नो? जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में सोच समझ के। ये हमारा स्टेरॉइडल हार्मोन है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो लिपिड बाइलेयर है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर आपको याद हो तो साथी तो है, इसी का तो साथी अगर देखा जाए तो। स्टेरॉइडल हार्मोन हाइड्रोफोबिक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक है, सेम सेम, तो अपने रिश्तेदारों को तो एंट्री मिलेगी ना, तो यानी कि यहाँ पे इसकी एंट्री अलाउड है, यहाँ प्रोटीनेशियस हार्मोन की एंट्री अलाउड नहीं थी। ठीक है, किसकी अलाउड नहीं थी यहाँ पे? प्रोटीनेशियस हार्मोन की एंट्री अलाउड नहीं थी, इसलिए उसे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर चाहिए था। तो अब ये हार्मोन जो है साइटोप्लाज्म में आ गया, और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है इसका रिसेप्टर। ये देखिए कहां प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में, ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो ये जो रिसेप्टर है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, इस रिसेप्टर को क्या बोलेंगे? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? एवरीबॉडी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। कैन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ आया सभी बच्चों को? कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो बहुत टफ लगा हो यहाँ तक आपको। बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मैं बता सकती हूँ कि अभी तक हमने दो तरह के हार्मोन किए, एक प्रोटीनेशियस है, एक स्टेरॉइडल है। स्टेरॉइडल वाला कोलेस्ट्रॉल से बना होता है, प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड से बना होता है। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं या हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक वाले का नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेचर से अलग है, इसलिए वो उसे क्रॉस करने नहीं देता है, इसलिए उसका रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही होता है, इसलिए इसके रिसेप्टर को बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। जबकि इसका जो रिसेप्टर है क्रॉस कर जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इसलिए उसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल्स, अरे वो स्ट्रेस हार्मोन का क्या नाम था बच्चा पार्टी? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट स्ट्रेस हार्मोन? जिससे नीचे का पेट बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, एजिंग, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पूछती हूँ, महिलाओं का वो हार्मोन जो प से प्रेगनेंसी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। प से पारो, प से प्रेगनेंसी, प से प्रेगनेंसी, प से प्रोजेस्टेरॉन। अभी टेस्टोस्टेरोन महिलाओं में प्रेगनेंसी करता है बेटा, अभी हम इतने एडवांस नहीं हुए हैं। क्या क्या गल्ला करते हो, सुना करो मैम को। महिलाओं में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कंट्रोल करता है, महिलाओं में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कंट्रोल करता है वो है एस्ट्रोजन। ऐसे ही पुरुषों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन कंट्रोल करता है? टेस्टोस्टेरोन। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आप कह सकते हैं स्टेरॉइडल हार्मोन से। ठीक है, लिख लीजिए। अभी 12-12 हुए हैं, 12-13 पे स्टार्ट करते हैं, लिख लीजिए। अब इसमें एक और कैटेगरी है विच इज बायोजेनिक अमीन्स। हो गए, अंजलि है मेरी क्लास की ना स्टॉप वॉच। अब आते हैं नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ हार्मोन्स में बायोजेनिक अमीन्स। लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग लिखिए बायोजेनिक अमीन्स। मोनू तेरे लिए कोई बैच नहीं है, तो सिर्फ पढ़ना है, ठीक है? तेरे लिए कोई बैच नहीं है, तुझे जो पढ़ रहा है, तू जहां पढ़ रहा है तुझे वही करना है। चलो, बायोजेनिक अमीन क्या है? देखिए बच्चों, बायोजेनिक अमीन्स होते हैं मॉडिफाइड अमीनो एसिड्स।
क्या होते हैं, वापस से मैम के साथ बोलिए, क्या होते हैं बायोजेनिक अमीन्स? दे आर मॉडिफाइड अमीनो एसिड्स। जब मॉडिफाइड अमीनो एसिड्स हार्मोन्स बनाते हैं तो उन्हें बायोजेनिक अमीन्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटीनेशियस हार्मोन एंड बायोजेनिक अमीन? क्या डिफरेंस है बायोजेनिक अमीन में और प्रोटीनेशियस हार्मोन में? वहां भी अमीनो एसिड, यहाँ भी अमीनो एसिड, मॉडिफाइड है। अच्छा दे आर मॉडिफाइड, ये मोनोमर है। सिर्फ आयुष ठक्कर ने सही जवाब दिया अभी तक, बाकी सब गधे हैं, सब गधे। बायोजेनिक अमीन में सिर्फ एक अमीनो एसिड है जो मॉडिफाई हुआ है, यहाँ पे चेन ऑफ अमीनो एसिड्स है, क्योंकि प्रोटीन्स आर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, सब गधे क्लास में। इतना बेसिक सवाल मैं इसलिए पूछती हूँ तुम लोगों से। ठीक है, यस, यहाँ पे एक अमीनो एसिड की बात हो रही है, वहां चेन ऑफ अमीनो एसिड बना रहा है प्रोटीन। सो देयर इज अ डिफरेंस, वो एक तरह का पॉलीमर है, ये एक तरह का मोनोमर है। ठीक है, यस, तो ये क्या है हमारा बायोजेनिक अमीन्स। अब बायोजेनिक अमीन्स आयुष 60% सिलेक्शन। तो अब देखो, ये भी क्या हमारा अमीनो एसिड है, तो ये भी क्या रहेगा, वाटर सॉल्युबल। ये भी क्या नेचर रहेगा इसका, वाटर सॉल्युबल। ये भी क्या रहेंगे, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ये भी क्या रहेंगे, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। और इनका रिसेप्टर कहाँ होगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर होगा या मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होगा? ये चीज अब मेरे को बच्चे बताएंगे सोच के। हाँ, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, बिल्कुल सही। इसका रिसेप्टर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मिलेगा, इसलिए इसके रिसेप्टर्स भी होंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, ना कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स। अब इसमें बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड्स है जो बदलते हैं। पहला जो मॉडिफाइड होगा उसका नाम है टायरोसिन। क्या नाम है उसका? पहला अमीनो एसिड जो हम यूज करेंगे हार्मोन्स बनाने के लिए, वो पहला अमीनो एसिड कौन सा है? टायरोसिन। कौन सा? एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, कौन सा है वो? टायरोसिन। अरे जिन्नत दीदी, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक नहीं क्रॉस करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इसलिए इसका रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड है। अरे दीदी सुना करो। ठीक है, टायरोसिन। अब टायरोसिन क्या है? ये एक तरह का नॉन असेंशियल एरोमेटिक अमीनो एसिड है। कैसा अमीनो एसिड होता है गाइस ये? नॉन एसेंशियल का मतलब बॉडी खुद से बना लेती है, इसलिए नहीं भी खाओगे तो चलेगा। एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि इसके पास बेंजीन रिंग है, ये इसकी खासियत है टायरोसिन की। अब जब ये मॉडिफाई होता है, तो सबसे पहले ये बनाता है थायराइड हॉर्मोन्स। कौन से हॉर्मोन्स बनाते हैं मॉडिफाई होने के बाद? सबसे पहले थायराइड हॉर्मोन्स, जो कि थायराइड ग्लैंड से आते हैं। और ये थायराइड हॉर्मोन्स कौन से होते हैं? T3 एंड T4। T3 की फुल फॉर्म कोई बता सकता है? T3 इज ट्राई आइडो थायरोनिन। T4 की फुल फॉर्म टेट्रा आइडो थायरोनिन, which is also called as thyroxine. तो इन दोनों हार्मोन्स के पास मेरे प्यारे लाल, इन दोनों हार्मोन्स के पास मेरे प्यारे लाल क्या है? आयोडीन भी है और क्या है? टायरोसिन भी है। सिंस इसके पास आयोडीन भी है और टायरोसिन भी है, तो आयोडीन के कारण ये दोनों हार्मोन्स हो जाते हैं फैट सॉल्युबल ड्यू टू आयोडीन। तो क्या ये बायोजेनिक अमीन्स का एक्सेप्शन है या नहीं? इसका अब रिसेप्टर कहां होगा, एक बार सोच के बताइए, सब बच्चे।
कॉन्सेप्ट लगाइए क्लास में, बिना कॉन्सेप्ट की बात नहीं बनेगी। सिंस ये एक्सेप्शन है, होना चाहिए था ये वाटर सॉल्युबल, ये निकला फैट सॉल्युबल। क्यों? क्योंकि इसमें आयोडीन लग गया। तो इसलिए इन दोनों हार्मोन्स का रिसेप्टर क्या होगा? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, ये होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। यही टायरोसिन मॉडिफाई होके आपके इमरजेंसी हार्मोन्स भी बनाता है। इमरजेंसी हार्मोन्स जो कौन से होते हैं? एपिनेफ्रिन। और दूसरा कौन सा होता है? नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन, ये हो गया आपके इमरजेंसी हार्मोन्स। इसके अलावा ये एक और हार्मोन बनाता है टायरोसिन मॉडिफाई होने के बाद, जिसका नाम है डोपामिन, जिसे आम भाषा में हैप्पी हार्मोन कहते हैं। जेनजी भाषा में आजकल इसे हैप्पी हार्मोन कहते हैं कि चॉकलेट खा ले हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। ब्लू मीन्स इंपॉर्टेंट, यस कात्यायनी, ब्लू मीन्स सुपर इंपॉर्टेंट। पहले मैं रेड से लिखती थी इंपॉर्टेंट, बट रेड बच्चों को दिखता नहीं है, तो इसलिए अब ब्लू वाला इंपॉर्टेंट हो गया है। तो डोपामिन खुश रहने का हार्मोन, हैप्पी हार्मोन, क्योंकि ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, ये आपकी बॉडी एक्टिविटी को स्लो कराता है और आपको आलस फैलाने पे मजबूर करता है। तो आई थिंक आज की डेट में सबसे ज्यादा ये हार्मोन आलसियों के शरीर में मिलेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट चीज, ये हार्मोन्स बनाने के अलावा टायरोसिन एक पिगमेंट भी बनाता है। ये वो पिगमेंट है जो शरीर में निकलता है जब आप धूप में जाते हैं। कोई बता सकता है उस पिगमेंट का नाम? ये तब बनता है जब आप धूप में जाते हैं टू प्रोटेक्ट योर स्किन, दैट इज मेलानिन। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, मेलानिन पिगमेंट, ये भी टायरोसिन से बनता है। तो माना टायरोसिन नॉन एसेंशियल है, बट आप देख सकते हो उसके कितने ही फंक्शंस है शरीर में जो आप इग्नोर नहीं कर सकते मेरे बच्चों। फिर आते हैं नेक्स्ट, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन भी एक तरह का क्या है? असेंशियल एरोमेटिक अमीनो एसिड। असेंशियल एरोमेटिक का क्या मतलब हो गया? क्या मतलब हो गया मेरे लाल? असेंशियल मतलब इसको डाइट में लेना जरूरी है क्योंकि शरीर बना नहीं पा रहा है। एरोमेटिक का मतलब क्या है? कि इसके अंदर बेंजीन रिंग है और ये एक तरह का अमीनो एसिड है। जब ये अमीनो एसिड मॉडिफाई होता है ट्रिप्टोफैन, तो ये तीन तरह के हार्मोन्स बनाता है। पहला हार्मोन है हमारा प्लांट हार्मोन। ये प्लांट हार्मोन कौन सा है हमारा? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, यानी कि इसे कॉमन भाषा में ऑक्सिन कहते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन जब मैंने पढ़ाया था प्लांट ग्रोथ वाले टॉपिक में, तो प्रिकर्सर मैंने लिखा था, ट्रिप्टोफैन इज द प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन। क्या ये बात रिलेट हो रही है या नहीं हो रही है? 2 चैप्टर में रिवाइज करा दिया एक ही चीज को, अब तो छप जाना चाहिए तुम्हारे जीन्स पे। अब आ जाओ नेक्स्ट, सेकेंड हार्मोन जो ट्रिप्टोफैन से आ रहा है उसका नाम है मेलाटोनिन। क्या मेलाटोनिन और मेलानिन सेम है? एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, क्या मेलानिन और मेलाटोनिन सेम है? नो, मेलानिन पिगमेंट है, मेलाटोनिन हार्मोन है। मेलाटोनिन कहां से आता है? हमारे पीनियल ग्लैंड से। कहां से आता है? पीनियल ग्लैंड से, जो कि आपकी स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। रेगुलेटर, स्लीप वेक साइकिल रेगुलेटर, कब सोए कब जागे। जैसे कि आजकल मैंने अपना स्केड्यूल चेंज किया है क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है स्कूल भेजने के लिए ध्वनि को, तो अब अपने आप रात के 10 बजे नींद आ जाती है। कितना ही टीवी चल रहा हो, मैं बेहोश मिलूंगी तुम्हें, ठीक है? मैं बेहोश हो जाती हूँ 10 बजे, क्योंकि पूरा दिन इतना काम रहता है, क्लास ये वो सब करते करते, कि 10 बजे अपन बेहोश मिलते हैं, ठीक है? वही चीज, और सुबह अपने आप 6 बजे उठ जाती हूँ अपने आप। अब आते हैं सेकेंड, विच इज नेक्स्ट हार्मोन विच इज कॉल्ड सेरोटोनिन। एक और हार्मोन ही बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सेरोटोनिन।
ये भी तब सिक्रीट हो जाए जब दूध आप पीते हैं, सेरोटोनिन जब आप दूध पीते हैं, नींद अच्छी दिलाता है ये भी, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट अमीनो एसिड विच इज हिस्टडीन। हिस्टडीन ये एक तरह का क्या है, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड का क्या मतलब था, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, क्या मतलब था? कुछ अमाउंट बॉडी बना लेती है, कुछ अमाउंट बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है, बॉडी प्लस डाइट दोनों। बहुत ही सही आंसर। ये जो है ये बनाता है हिस्टामिन। हिस्टामिन, हिस्टामिन अगर आपको याद हो, नहीं भी याद है वापस बता देते, ये एक तरह का वेसोडाइलेटर होता है, ये एक तरह का इन्फ्लेमेटरी केमिकल होता है, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस, चीज मचाने का। फिर आपको पता लगता है हाँ बॉडी में इस हिस्से में कुछ प्रॉब्लम आन पड़ी है गाइस। इजी इजी पीजी। 12:25 हो गया, 12:26 लिखिए सब। ये तो थे हमारे हार्मोन्स के बारे में, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, डेफिनेशन ऑफ हार्मोन, नाउ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। दिस विल बी माय नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपका हो गया तो ठीक है बच्चे, आपको डन लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं 12:26 तक वेट करूंगी। मैं सिर्फ कुछ बच्चों को नहीं पढ़ाती ना, आई टीच एवरीबॉडी, जरूरी नहीं है सबकी स्पीड सेम हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। अर्जुन कंडीशनली असेंशियल भी कहते हैं यार, ये वाला वर्ड खैर मैंने सुना नहीं है, इतना हाई फाई शब्द अपन तो बेटा देसी लोग सेमी असेंशियल। अर्जुन इतने गए नहीं बेटा हम। चलिए तो अब आते हैं बच्चों मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। कौन सा हार्मोन कैसे काम कर रहा है, इसके लिए अब मेरे प्यारे बच्चे कुछ लिखेंगे नहीं, अब पहले मेरे बच्चे सिर्फ समझेंगे, उसी के बाद मेरे प्यारे बच्चे कुछ लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि समझना ज्यादा जरूरी है। पहली जो कैटेगरी हम लेंगे वो हम लेंगे प्रोटीनेशियस हार्मोन्स की। मैं टाइम दूंगी बच्चों सब कुछ लिखने का, बट प्लीज आप लोग पहले समझिए। ये मैं बना रही हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बनाई है बच्चों ये मैम ने, एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, क्या बनाया मैम ने, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आपको पता है जो प्रोटीनेशियस हार्मोन होता है इसका रिसेप्टर कहाँ होता है, बताइए बताइए बताइए, कोई नहीं इरिटेट हो जाइए कि आंसर बार बार बता के, बट बताइए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीनेशियस हार्मोन, रिसेप्टर का होगा मेम्ब्रेन बाउंड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये बना दिया हमने मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ये लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब आते हैं, मैजिक शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन द गेम। ये आया हार्मोन, ये नाम हमारा प्रोटीनेशियस हार्मोन। ये हार्मोन ब्लड के माध्यम से, किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से, क्योंकि ब्लड क्या है, पानी, और पानी के अंदर ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो ये पानी नहीं ब्लड के माध्यम से पहुंच जाते हैं रिसेप्टर के पास, और ये हार्मोन जुड़ जाता है अपने रिसेप्टर से, ये जुड़ गया अपने रिसेप्टर से, जुड़ गया भाई।
यहाँ तक ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई हमें, ब्लड में ये बह रहा था, इसने देखा होगा ये अपना टाका फिट हो सकता है, पहुंच गया टाका फिट करने के लिए। Nobody wants to leave the opportunity guys, जिसको जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है वो ले लेता है, ठीक है। अब जैसे ही टाका फिट हुआ, कुछ कुछ हुआ, क्या 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 हुआ, चलिए मैं बताती हूँ। जैसे ये बाइंडिंग होती है हार्मोन और रिसेप्टर की, यहाँ पे एक रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन क्या होता है, जहां पे हमारे एटीपी को कन्वर्ट किया जाता है सीएएमपी में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है, एटीपी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, सीएएमपी में। और ये कन्वर्जन कौन करते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम जिसका नाम है एडेनिल साइक्लेज। क्या नाम है, एडेनिल साइक्लेज। ये जो एंजाइम एटीपी को कन्वर्ट कराते हैं सीएएमपी में। अब आप कहेंगे हम एटीपी के और सीएमपी के, चलो पहले ये बताती हूँ। एटीपी होता है हमारा पैसा, शरीर का पैसा। एटीपी क्या हमारा, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और सीएएमपी क्या है, ये हमारा साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये देखिए, तो एटीपी को किस में कन्वर्ट किया इसने, सीएमपी में। किस एंजाइम के थ्रू किया, एडेनिल साइक्लेज। नाउ दिस सीएमपी नाउ एक्ट्स एज सेकेंडरी मैसेंजर, यानी कि ये अब काम करेगा सेल के अंदर मैसेंजर की तरह, क्योंकि हार्मोन डायरेक्टली सेल के अंदर नहीं आ पाया है। हार्मोन बाहर से अंदर को रेगुलेट कर रहा है, तो इसे अपना एजेंट चाहिए। जैसे ये बैठा है एफएसए, एफएसए की ये क्या है, सीआईए। ये देखिए, ये यहाँ पे रह के क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है अंदर की गेम। यहाँ से सारे मैसेज यहाँ, यहाँ से सारे मैसेज यहाँ। अब ये जो सेकेंडरी मैसेंजर है, यही रिस्पॉन्सिबल है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। जो ये हार्मोन कराना चाहता है वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी यहाँ पर सेल के अंदर, ठीक है। ये हमारा पूरा मैकेनिज्म बिल्कुल भी टफ नहीं था, बहुत आसान है। एक बार इसको वापस से देख लेते हैं, इससे पहले कि आप लोग लिखिए इसे। सबसे पहले क्या हुआ, प्रोटीनेशियस हार्मोन आया। इस हार्मोन किससे जुड़ा, अपने मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से। फिर इसके जैसे जुड़ा, यहाँ पे एक एंजाइम एक्टिवेट हो गया। उस एंजाइम का नाम क्या, एडेनिल साइक्लेज। इस एडेनिल साइक्लेज एंजाइम ने एटीपी को कन्वर्ट कर दिया सीएएमपी में। एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सीएमपी होता है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब ये इसमें कन्वर्ट होता है तो ये बन जाता है सेकेंडरी मैसेंजर। इस सेकेंडरी मैसेंजर से अब क्या होगा, सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी जो ये हार्मोन कराना चाहता था इस सेल के अंदर, ठीक है। लिखिए बच्चों इसको, लिखिए इसको एवरीबॉडी। मैम हार्मोन प्रोटीन वाले ज्यादा होते हैं फैट वाले से, यस यार, यस। फैट वालों का अभी आपको ना मैकेनिज्म बताती हूँ। उनका जो इफेक्ट होता है वो लंबा होता है, इसलिए वो हमेशा कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। जिसके शरीर में प्रोटीन ज्यादा होगा वो क्विक एक्शन करेगा, जिसके शरीर में फैट ज्यादा होगा वो स्लो एक्शन करेगा, बट लंबा एक्शन करेगा। लिख लो बेटा आराम से, ज्यादा है नहीं वैसे। आप लोग अब, आप लोग की अब स्पीड बनी गई होगी मेरे साथ, इतने टाइम से हैं हम सब। कितने दिन बाद लेफ्ट साइड से लिखवाया, कुछ भी, कुछ भी। आइए,
हाँ जी बच्चों, कैन वी स्टार्ट नाउ? यस माय किड्स, कैन वी स्टार्ट नाउ? चलिए, तो अब हम एक स्टेरॉइडल हार्मोन की बात कर रहे हैं जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, फैट सॉल्युबल इन नेचर है, वाटर इनसॉल्युबल है, कोलेस्ट्रॉल से बना है। तो यानी कि इस हार्मोन की, जो कि एक तरह का स्टेरॉइडल हार्मोन है, इसे डायरेक्ट एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या कहती है जी स्क्वायर आर्मी? क्या इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? यस, इसे मिलेगी, क्योंकि इसके पास वीजा है। पहुंच गया। अब ये हार्मोन ढूंढ रहा है अपने टैक्सी वाले को, यानी कि अपने रिसेप्टर को। ये है इसका रिसेप्टर, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। जब हार्मोन और रिसेप्टर आपस में जुड़ जाते हैं तो इस पूरे को बोलते हैं हम हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बन चुका है अब? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसका रिसेप्टर मेम्ब्रेन पिनाव के साइटोप्लाज्म में है। अब ये क्रॉस करेगा किसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। अब ये अंदर आएगा, कहां पे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके न्यूक्लियस के अंदर आएगा, और न्यूक्लियस में जाके सीधा अटैक किस पे करेगा? आपके डीएनए पे। सीधा डीएनए पे अटैक करता है, और डीएनए से कहते हैं चल भाई खुल, फटाफट से ट्रांसक्रिप्शन कर, मुझे एमआरएनए बना के दे। तो जैसे ही ये रिसेप्टर आता है, डीएनए की अनवाइंडिंग होती है। अनवाइंडिंग होने के बाद उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ये है हमारा एमआरएनए। ये एमआरएनए बाहर आता है साइटोप्लाज्म में। ये एमआरएनए इस साइटोप्लाज्म से अब हम बनाते हैं प्रोटीन। ये प्रोटीन जो बनेगा, नाउ दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। जो भी चेंजेस कराने हैं सेल के अंदर, वो ये प्रोटीन कराएगा। मैम डायरेक्ट आ जाते हैं न्यूक्लियस में? यस बेटा, क्योंकि हर मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए इसका नेचर क्या है? हाइड्रोफोबिक, इसलिए। ठीक है, अब देखो वापस से एवरीबॉडी इसको फिर से समझते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये स्टेरॉइडल हार्मोन है, ये फैट सॉल्युबल है, ये कोलेस्ट्रॉल से बना है। ये क्रॉस करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। जब ये क्रॉस करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। वहां ये अटैक करेगा किसको? डीएनए को। डीएनए को खुलवाएगा, अनबाइंडिंग कराएगा उसकी। जब वो अनबाइंडिंग होगी तो उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन के बाद मिलेगा एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। ट्रांसलेशन के थ्रू इस प्रोटीन से ही सारी इसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, जो ये हार्मोन कराना चाहता है सेल के अंदर। अब आ गया समझ में? लिखिए इसको। ये तो अभी मैंने पढ़ा है ना, अब इन दोनों के डिफरेंस तुमसे अभी पूछूंगी, तुम्हें क्या लग रहा है? अभी इन दोनों को समझ लो, क्योंकि अभी टेस्ट होगा नेक्स्ट स्लाइड पे। क्लास एक्सरसाइज, जो ध्यान से समझ रहा होगा, देख रहा होगा, लिख रहा होगा, वही क्लास एक्सरसाइज कर पाएगा आज की। मैम ये वाला चैप्टर 12th का लास्ट चैप्टर होना चाहिए था। यस, ये वैसे ये बात बिल्कुल यथार्थनेस सही गई है, क्योंकि फिर सारे क्या होता है ना, ये ओवरी शोवरी भी नहीं पढ़ानी पड़ती अलग से। अब यहाँ पे भी ओवरी टेस्टिस पढ़ाओ, फिर अभी 12th आएगा, फिर ओवरी टेस्टिस पढ़ाओ। ओवरी टेस्टिस में निकल जाता है बच्चे का समय 2 महीने का। चलो, अब आते हैं डिफरेंसेस देखते हैं। क्लास एक्सरसाइज, स्टेरॉइडल हार्मोन, प्रोटीनेशियस हार्मोन,
parameter. First, location of receptor. Second, need for secondary messenger. Okay, entry into nucleus. Speed of reaction. Duration of effect of hormone. लिखे इसको, बनाइए। अभी 10 सेकंड्स बाद डिस्कस करते हैं इसको गाइस। खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, इन पागलों के आंसर मत देखिए बिल्कुल भी चैट बॉक्स में, बिल्कुल आप ही की तरह ढूंढते हैं ये सब भी। चले, तो सबसे पहले लोकेशन ऑफ रिसेप्टर। स्टेरॉइडल का इंट्रा साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर होता है, जबकि इसका होता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। नेक्स्ट, नीड फॉर सेकेंडरी मैसेंजर। इसमें नहीं होती नीड, क्योंकि डायरेक्ट हार्मोन आता है, यहां होती है ना। एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, कौन कौन सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम कर सकता है? एक मैंने बताया था CAMP, एक हो सकता है कैल्शियम, एक हो सकता है आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। एंट्री इनटू न्यूक्लियस, स्टेरॉइडल की एंट्री होती है, इनको एंट्री नहीं मिलती है। स्पीड ऑफ रिएक्शन, इनकी स्लो होती है, क्योंकि इन्हें न्यूक्लियस तक जाना होता है, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। इसको तो ये सब नहीं कराना, तो इसलिए इसका स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? फास्ट, सीधा जाके एंजाइम से काम करा लो। नाउ ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ हार्मोन, इसका लॉन्ग ड्यूरेशन रहेगा, क्योंकि इतना मेहनत किया है, लंबा काम किया है, तो लंबा इफेक्ट भी रहेगा। इसका स्लो रहता है, लेस, लॉन्ग, स्मॉल, ठीक है। शॉर्ट रहता है, स्मॉल नहीं। लॉन्ग तो स्मॉल होता है, शॉर्ट होता है, टॉल और शॉर्ट होता है, टॉल एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड स्मॉल। अंग्रेजी बीट पे ये होता है आइनोसिटोल, आइनोसिटोल, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। स्मॉल का लार्ज मैम, अच्छा ओके, चलो भाई जो भी है यार, तुम समझे या नहीं समझे। तो ये तो था हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ये सब मैंने करा दिया है। अब हम चैप्टर के उस भाग की ओर चलेंगे जहां पे हम ग्लैंड्स को समझेंगे, उनकी बीमारियों को समझेंगे, उनके डायग्राम्स को समझेंगे। यानी कि अब हम स्टार्ट करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, एंडोक्राइन सिस्टम। बायो की क्लास में भी टाइम ट्रेवल होता ही हो तो हमेशा ही। एंडोक्राइन सिस्टम, लिखिए हेडिंग। तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? मोनू कह रहे नहीं होता, चल जा फिर, जा फिर, मेरा ही सब्जेक्ट पढ़ेगा नीट क्लियर करने के बाद, बता दूं। हाँ, 360 मार्क्स मिलते हैं मेरी क्लास से, बता दूं, और 350 तो ले ही आते हैं बच्चे, ये भी बता दूं। आ रहा है
यस, चलो आ जाओ भाई। तो क्या है ये? डक्टलेस ग्लैंड्स, इनमें डक्ट्स नहीं होती। सो हॉर्मोन्स आर डायरेक्टली पोर्ड इनटू ऑर्गन या ब्लड। कहां पे डालते हो फिर सीधा हार्मोन को? So hormones are directly poured into blood so that blood can take it to the target organ. Hormones are directly poured into blood. ठीक है, चलिए भाई, शरीर के कितने ग्लैंड्स हैं शुरुआत करते हैं। ठीक है, मैं इशारे करूंगी, तुम बताना यहाँ पे कौन कौन से हैं। देखो तो जरा तुम्हें कितना आता है। कौन कौन से ग्लैंड है यहाँ पे? कौन कौन से ग्लैंड है? पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, वेरी गुड, PHP, पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस। ओके, यहाँ पे कौन कौन से है? थायराइड, यहाँ कौन सा है जो बैक साइड पे होता है थायराइड के? थायराइड, पैराथायराइड, ठीक है। थाइमस, 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 ठीक है। नेक्स्ट, दो होते हैं यहाँ पे किडनीज के ऊपर। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, बिल्कुल सही, किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड। अच्छा, यहाँ पे होता है लीफ लाइक, ड्यूडेनम के पास, यहाँ पे लीफ लाइक, ड्यूडेनम के पास लीफ लाइक, पेनक्रियास, ठीक है, ठीक है। और टेस्टिस एंड ओवरी। बस इतने ही पढ़ने हैं बाबू, बाबूराव, इतने ही पढ़ने हैं तुम्हें। लोकेशन क्लियर हो गई? एक बार अपने शरीर को वापस देख लो, वापस देख लो। कोई नहीं, तुम्हारा ही शरीर है, दूसरे को तो देखने से अच्छा अपना ही देख लो। तुम्हारे पास भी उतना ही है जितना दूसरे के पास है। मत जाको, मत करो कंपेयर, कुछ अलग नहीं हासिल कर लोगे जिंदगी में। देख लो एक बार, फिर कहोगे मैम 3D में दिखा दो। 3D में भी यही है, सब यहीं पे ही है। आज 3D में देख लेना क्लास के बाद, ठीक है? मैम सब नहीं है ना, बस ऐसे बच्चे मेरे दिल जीत लेते हैं हर क्लास में, मैं बता रही हूँ। ऐसे बच्चे हैं जो मेरा दिल जीत लेते हैं। मेमोरी ग्लैंड भी तो होते हैं, एंडोक्राइन होते हैं, एक्सोक्राइन होते हैं, बट नालायक। हेडिंग क्या लिखी है? एंडोक्राइन। चल, अब आते हैं फर्स्ट ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। बताना कौन है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड? जरा देखो तो तुम्हें आता कितना है। टेस्टिस हमारे में कहा है मैम? लॉल, रूडिमेंट्री तो है लॉल। ओविडक्ट और यूट्रस तो लड़कों में भी होता है, बट रूडिमेंट्री, बिल्कुल रूडिमेंट्री, डेवलप नहीं होने देते मुलेरियन डक्ट से। होता सब में, किसी किसी का बढ़ जाता है, किसी का नहीं बढ़ता है, ठीक है? चलो आ जाओ, कौन सा है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। नॉटी बातें करा लो दीदी से, बहुत बदमाश है सबके साथ। अब हाइपोथैलेमस, सबसे पहले यही बात देखते हैं क्या है। ये है हमारा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। सुप्रीम लीडर है ये हमारे शरीर का। कौन है हमारे शरीर का सुप्रीम लीडर? ठीक है, कैसे काम करता है सुप्रीम लीडर? देखो, अगर ये ग्लैंड काम ना करे ना गाइस, तो आपका एंडोक्राइन और न्यूरो सिस्टम अलग हो जाएगा। आज हमारा न्यूरल और एंडोक्राइन एक साथ काम कर रहे हैं क्योंकि इसके बीच में एक बहुत ही बैलेंसिंग ऑर्गन है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस।
अब देखो हुआ क्या, चलो मैं तुम्हें बड़ा मजेदार तरीके से समझाती हूँ, तुम्हें मजा आएगा आज की क्लास में। पेन वेन रख दो, आप स्टोरी सुनो। तुम हुआ क्या, आज जाएगी हमारी दीप्ति। अब हुआ क्या, दीप्ति शादी हुई, दीप्ति ने कहा मैं जाऊंगी मनाली घूमने, ठीक है। तो दीप्ति के एजी ओजी ने कहा ठीक है चलते हैं मनाली, इसमें क्या बात है। तो तुरंत उन्होंने नाव बुक कर दी, क्योंकि आजकल पानी बहुत है ना, तो नाव बुक कर दी, क्योंकि जा नहीं पा रहे ना वैसे नॉर्मल तरीके से, तो बोट बुक कर दी। अब उनके एजी ओजी और दीप्ति दोनों जा रहे हैं पैडल मारते हुए, का मनाली। मनाली पहुंच गए। अब जैसे मनाली पहुंचे, दीप्ति कहती है जी मुझे बहुत ठंड लग रही है, ठीक है। तो ठंड क्यों लगी, क्योंकि उसके स्किन के जो रिसेप्टर्स थे, थर्मो रिसेप्टर्स, उन्होंने कहा कि भाई ठंड है। तो किसने फील किया सबसे पहले, थर्मो रिसेप्टर ने, जो कहाँ पे, स्किन पे, ठीक है। तो इनके एजीओजी ने कहा, दीप्ति को लगा कि वो अपनी जैकेट देंगे, बट एजीओजी कह रहे अजी आप बैठो मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। वो कहते फक नालायक, मूवी ही नहीं देखा, बदतमीज कहीं का। तो अब वो ऐसे, ठीक है, जैसे ही एजीओजी गए, दीप्ति कहती अब वो नॉर्मल हो गई। क्यों एकदम से नॉर्मल हो गई, क्योंकि थर्मो रिसेप्टर्स ने सिग्नल दिया आपके हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ने कहा अबे यार इसे तो ठंड लग रही है। हाइपोथैलेमस ने बॉडी के मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए थायराइड को सिग्नल दिया, अबे और फटाफट मेटाबॉलिज्म बढ़ाओ, चालू करो फैक्ट्री। तो थायराइड हार्मोन निकला, यहाँ पे पहुंचा, थायराइड ने और हार्मोन निकाला, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे बॉडी के मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, ग्लूकोज टूटेगा, हीट निकलेगी। हीट जैसे ही निकलेगी, अब दीप्ति को गर्मी लगने लगेगी, ठीक है। रेड फ्लैग दीप्ति, लीव हर। चलो, तो अब क्या हुआ, एकदम से मेटाबॉलिज्म बढ़ा और दीप्ति को गर्मी लगने लगी। अब जब तक एजीओजी चाय लेकर आए, वो कहते जी नहीं अब ठीक है सब, आप पी लो चाय, वैसे मेरा मूड नहीं है चाय पीने का। तो उन्होंने पी ली मट्ठी के साथ, ठीक है। तो अब आप समझो कहानी क्या हुई। कहानी ये हुई कि सिग्नल किसने लिया गाइस, यस सिग्नल किसने लिया गाइस, सिग्नल कहां से लिया, यस सिग्नल लिया हमारे न्यूरल रिसेप्टर्स ने। किसने लिया, हमारे थर्मो रिसेप्टर्स ने, जो हमारी स्किन पे प्रेजेंट है, जो कि एक तरह के न्यूरल रिसेप्टर्स है। इन नर्व्स ने सिग्नल किसको दिया, ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस से ये सिग्नल कहां गया, उसने दिया थायराइड को। थायराइड ने हमारे पूरा बॉडी मेटाबॉलिज्म बढ़ा दिया, इसलिए सर्दियों में हीट लॉस ज्यादा होता है, सर्दियों में आपको ज्यादा भूख लगती है, क्योंकि कैलोरीज कॉन्स्टेंटली बर्न होती है आपकी। अब आपको समझ में आया हाउ हाइपोथैलेमस इज अ कनेक्शन, यस गाइस। चलो एक और बताते हैं। अब क्या हुआ, अब दीप्ति को और ठंड लगने लगी, क्योंकि जी बहुत तेज हवाएं चल रही है। तो इनके एजीओजी कहते हैं अरे तुम्हारे तो दांत कुटकुटा रहे हैं, रुको मैं फटाफट जाके शॉल खरीद लाता हूँ, ठीक है। जब तक वो गए, वो दांत कुटकुटा रही थी। तो इतनी सर्दी, मतलब फिर से न्यूरल रिसेप्टर्स गए, हाइपोथैलेमस ने कहा अब यार थायराइड तेरे बस की कुछ नहीं हो रहा। अब उसने मसल्स को सिग्नल दिया कि भाई तुम कुछ एक्टिविटी करो कि हीट जनरेट हो, ठीक है, यस। अब ऐसे, ठीक है, बस ये हीट जनरेशन एक्टिविटी है। हीट जनरेट होती, फिर जैसे वो एजीओजी शॉल लेके आए, उन्होंने कहा नहीं जी अब ठीक लग रहा है, आप गर्मी आप ही ओढ़ लो, ठीक है, यस। तो बस दिस हैपेंस, this is how hypothalamus receives signals and produce reaction according to that. And this what happens, एक और example बताती हूँ, चलो I'll explain you with one more example that why do we call hypothalamus master of master gland. अनामिका है, ठीक है, अनामिका कह रही है आज मैं सीरीज देखूंगी, ठीक है, यस। मैम कोचिंग में टेस्ट है 14 को, तो मैं क्या करूं, मेरी तो ये कोचिंग है, मैं तो पढ़ा ही रही हूँ, यस। अब हुआ गया, अनामिका ने कहा आज मैं सीरीज देखूंगी,
उसने कहा पता नहीं कौन सी सीरीज देखूं, तो उसने ट्वाइलाइट लगा ली। उसमें वो वेम्पायर आया तो उसके दिल में धक धक हुई, ठीक है, कितना सुंदर है वेम्पायर, कब आओगे मेरे से मिलने। अब हुआ क्या देखो, उसने देखा, रिएक्शन देखो, आंखों ने देखा, आंखों का सिग्नल गया ब्रेन में, ब्रेन ने कहा ठीक है। अब हार्मोन निकला, लव हार्मोन। अभी उसको लग रहा है कि बस वेम्पायर आ जाए चढ़ कर तो मैं उसको, ठीक है, प्यार कर दूंगी थोड़ा सा कि ठीक है बाबू डरने की जरूरत नहीं है, मैं बचाऊंगी तुम्हें, मैं हूं ना। See, this is how hypothalamus works. So, what kind of a signal you are feeding your body is very important. The more negative you will see, the more negative you will become. The more positive you will see, the more positive your body will feel. So it is all about the signals that you perceive. अगर आप कॉन्स्टेंटली ये देख रहे हो अपने फ्रेंड के स्कोर कार्ड को कि वो बढ़ रही है, मैं नहीं बढ़ रही, सो योर बॉडी विल बिहेव लाइक दैट। आप ऐसे ही हो जाओगे, अपने आप को हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, क्योंकि आप सिग्नल ही ऐसा दे रहे हो ना। जो खाओगे, जो खिलाओगे, वही तो रिएक्शन देगी ना बॉडी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल्स यू फीड टू योर बॉडी। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ आया नहीं आया? Everybody in the chat section. Now you understand why it is called master of master gland. न्यूरल सिग्नल्स को देखना, समझना और उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन प्रोड्यूस कराना थ्रू हार्मोन्स। दैट इज हाउ योर बॉडी वर्क्स। सबको आगे समझ में? क्या आप रिलेट कर पा रहे कुछ एग्जाम्पल से? बाकी एग्जाम्पल तुम अपने बना लो, दिन भर देखते रहो आज। ठीक है मैम, कॉन्फिडेंस कम है तो, अच्छा कॉन्फिडेंस कम है तो लो से कंपेयर कर लो, ज्यादा हो जाए। अरे क्या बात है तमन्ना दीदी, यस आ जाओ। तो मास्टर मास्टर ग्लैंड है। सबसे पहले इस ग्लैंड की लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन क्या है इसका? डाइनसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन ऑफ ब्रेन। ये कहाँ लोकेटेड होता है? डाइनसेफेलॉन पार्ट ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन में होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसका ओरिजिन। हमारे नर्वस सिस्टम के एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, और ये नर्वस सिस्टम के पास ही होता है, ब्रेन के पास होता है, तो इसका ओरिजिन भी एक्टोडर्मल ही होता है। ठीक है बच्चों, फीचर्स। इसका मेन फीचर क्या है कि दिस इज अ एनाटॉमिकल कनेक्शन बिटवीन न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये दोनों के बीच की डोर है गाइस, दोनों के बीच की डोर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स आते हैं हमारे हाइपोथैलेमस से? तो हाइपोथैलेमस के पास सिर्फ दो ही तरह के हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, यस, दो ही तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस से। एक कैटेगरी है रिलीजिंग हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन्स, और दूसरी कैटेगरी है इनहिबिटिंग हार्मोन्स। दूसरी कैटेगरी कौन सी? इनहिबिटिंग हार्मोन्स। या तो ये आगे और काम कराएंगी या आगे काम को रुकवाएंगी शरीर के। तो दो ही तरह के हार्मोन्स यू विल फाइंड इन हाइपोथैलेमस, आइदर रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो यहाँ पे मैं एक सारी लिस्ट बना रही हूँ, जितने भी आपको नाम पता है, फुल फॉर्म पता है, प्लीज लेट्स डिस्कस दैट इन द क्लास। पहला ले लेते हैं GnRH, PRH, MRH, TRH, CRH, GHRH, GHIH, MIH, PIH। 9 हार्मोन्स है, 9 इंद्रियां होती है हमारे पास, 9 हार्मोन्स है हमारे पास। कितनी इंद्रियां होती है वैसे?
5 इंद्रिया होते हैं ना, यस वही मैं सोचूं, 9 तो नहीं थे, 9 चक्र कुछ होता तो है। ACTH यहाँ नहीं आएगा, वो पिट्यूटरी से आता है, दैट कम्स फ्रॉम पिट्यूटरी नॉट फ्रॉम हियर। इंद्रिया क्या होती है? सेंसेस। चलिए अब इनके फुल फॉर्म्स पे ध्यान देते हैं बच्चों। पहला GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन releasing hormone. TRH, thyrotropin releasing hormone. Corticotropin releasing hormone. Growth hormone releasing hormone. Growth hormone inhibiting hormone. Melanocyte stimulating hormone inhibiting hormone. Prolactin inhibiting hormone. This is dopamine. GHIH का दूसरा नाम है सोमैटोस्टैटिन। GHRH का दूसरा नाम है सोमैटोक्राइनिन। देखिए नेक्स्ट ग्लैंड हम करेंगे पिट्यूटरी, वो काफी इंपॉर्टेंट है। गूगल ही कर लो तुम क्लास में, तुम पूरा सिलेबस गूगल से क्यों नहीं पढ़ लेते? मैम भूख लग गई, लगने दो, अभी 1 घंटे की क्लास हुई है, ज्यादा मत बोलो। एक घंटे पहले 2 बजे तक किसी की जुबान नहीं खुलनी चाहिए आज की क्लास में मेरी। 2 दिन से मेरी ढंग से क्लास नहीं हुई है, ठीक है? जुबान मत खोल देना, आज बवाल आ जाएगा। चलो लिख लिया सबने? अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारा हाइपोफाइसिस, इसी का दूसरा नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड। आइए पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं गाइस। लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्लैंड। मैम मुंह खोल सकते हैं? नहीं, नाक से सांस लीजिए, मक्खी चली जाएगी। इंट्रोडक्शन। भाई ये मास्टर ग्लैंड है या मास्टर ग्लैंड है? क्या लगता है गाइस, क्या ओरिजिन होगा इसका? ये भी नर्वस सिस्टम के पास है, क्या लगता है इसका ओरिजिन होगा? ये हमारा मास्टर ग्लैंड, दिस इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी। इसका ओरिजिन क्या है? जस्ट लाइक हाइपोथैलेमस, क्या होता है इसका ओरिजिन? एक्टोडर्मल। लोकेशन कौन सी बोन की हड्डी की कैविटी में प्रेजेंट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। हड्डी का नाम क्या है और उस कैविटी का नाम क्या है? बताओ जल्दी चैट बॉक्स में। लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था मैंने। स्फिनॉइड हड्डी, स से स्फिनॉइड, स से
स से स्फिनॉइड, स से सेला टर्शिका, बिल्कुल सही। लोकेटेड इन द बोनी कैविटी ऑफ sphenoid bone called sella turcica. Sella turcica. Now parts of pituitary. पिट्यूटरी के दो हिस्से हैं, अगाड़ा पिछाड़ा। अगाड़ा क्यों बोल रहे हैं? आगे ए अगाड़ा पिछाड़ा, ए एडिनो हाइपोफाइसिस। पिछाड़ा न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी या इसको दूसरे नाम से हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, या इसका एक और नाम है पार्स नर्वोसा। इसका और क्या नाम है? अगाड़ा, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी भी दो पार्ट्स में बटा हुआ है, इसके भी दो पार्ट्स हैं। बड़े वाले पार्ट का नाम है पार्स डिस्टालिस और इसके वेस्टिजियल पार्ट का नाम है पार्स इंटरमीडिया। ये हमें ऑलमोस्ट वेस्टिजियल होता है, फ्रॉग के केस में काफी बड़ा होता है। इसमें से बड़ा हिस्सा कौन सा गाइस? एडिनो हाइपोफाइसिस व्हिच मेक्स अप 75% of pituitary gland. Pars nervosa makes up only 25% of pituitary gland. %26, इतना प्रिसाइज। मैम हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी दोनों मास्टर ग्लैंड है? नहीं बेटा कृति, हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है बाबू। पोर्टल सिस्टम, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। अब डायग्राम बनाते हैं, चल बढ़िया सा। ये डायग्राम तो देखा होगा। देखा होगा बुक में। हंस क्यों रहे हो? नालायक कहीं के। इनको लगता है मैम को कुछ पता नहीं है। आ चलो।
है ये डायग्राम, फिर मैं अच्छे से समझाती हूँ तुमको बढ़िया तरीके से। 1:09 हुआ है, 1:11 पे वी विल स्टार्ट। बढ़िया सा डायग्राम बनाइए। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम, ये वही पोर्टल सिस्टम है जो तुम्हारे दिमाग में प्रेजेंट है। बेटा खुशी, यहाँ बिग बॉस नहीं चल रहा है कि आप बिल्कुल झंडा लेके निकल पड़ेंगी लीना को बचाने के लिए। अर्जुन कह रहा है लीना देखो लड़की होकर कैसी बातें कर रही है। व्हाट डू यू मीन बाय लड़की होकर? चलिए सब डायग्राम पे फोकस कीजिए। टाइम समाप्त होने वाला आप सभी का। डन? ग्लू ग्लूज? चले पेन अप। अब देखिए इधर, सबसे पहले आज की क्लास में मैम समझाएगी कि पोर्टल सिस्टम होता क्या है। देखो, ये पोर्टल सिस्टम हमारे शरीर में दो होते हैं, एक होता है हेपाटिक पोर्टल सिस्टम और एक होता है हाइपोफाइजल हाइपोथैलेमो पोर्टल सिस्टम। एनसीईआरटी ने और नीट ने आपका एक पोर्टल सिस्टम का सिलेबस तो उड़ा दिया है गाइस, ठीक है। तो मैं दूसरा पोर्टल सिस्टम कराऊंगी जो ह्यूमन की बॉडी में होता है, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम। बट ये पोर्टल सिस्टम है क्या, पहले इसको समझते हैं। देखो ध्यान से सब इधर, ये हमारा है दिल, हार्ट। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? ऑर्गन पे। ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? दिल के पास। क्या ये बात सही है या नहीं है? यही होता है ना, यही सिखाया ना मैम ने, कुछ और तो नहीं सिखाया था सर्कुलेशन चैप्टर में, यही होता है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि ये ऑर्गन कहते हैं कि ना जी ना, मैं तो डायरेक्ट दिल के पास जाऊंगा ही नहीं ब्लड लेके, पहले मैं चुगली करने जाऊंगा, मैं भरा बैठा हूँ। तो ये ऑर्गन पहले दूसरे ऑर्गन के पास लेके जाता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ये सारा ब्लड जाता है हार्ट के पास। तो ये ऑर्गन और ऑर्गन के बीच में क्या रिश्ता बना, जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। ऑर्गन और ऑर्गन के बीच में क्या रिश्ता बना? पोर्टल सिस्टम का रिश्ता बना, ठीक है। तो ये कहते हैं कि डायरेक्ट हार्ट के पास ना ले जाके ब्लड, पहले हम दूसरे ऑर्गन के पास लेके जाएंगे, ऑर्गन से फिर हार्ट के पास। आप कह रहे मैम ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या जरूरत है, क्यों इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आप यहाँ लेके जा रहे हैं? क्योंकि इसके पास है न्यूट्रिएंट्स, इसके पास है खूब सारे हार्मोन्स, वो पूरे शरीर में घुमाने से अच्छा है पहले वहां भेज दो जहां उसकी जरूरत है, इसीलिए, ठीक है। अब कैसे जरूरत होती है ये अब हम इस डायग्राम में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं पूरी लेबलिंग समझाऊंगी, सब लेबलिंग ध्यान से समझेंगे मैम के साथ साथ, कोई अभी लिखेगा नहीं, सिर्फ अभी सब समझने पे फोकस करेंगे क्लास में। तो सबसे पहले मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ये वाला ग्लैंड कौन सा है? हाइपोथैलेमस। ऊपर वाला कौन सा है बाबू लोग? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे लगा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। जैसे आज इंडिया के लिए श्रीलंका इज अ वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, ऐसे ही पिट्यूटरी को शरीर में हाइपोथैलेमस के नीचे रखना इज आल्सो अ स्ट्रैटेजिक लोकेशन। ये आगे वाला हिस्सा है पिट्यूटरी का, तो यानी कि ये हिस्सा हो जाएगा एडिनो हाइपोफाइसिस। ये हिस्सा क्या कहलाएगा? एडिनो हाइपोफाइसिस। ये इसका पीछे वाला हिस्सा है, तो ये पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या कहलाएगा पीछे वाला हिस्सा? न्यूरो हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में एक डंडी लगी हुई है, उस डंडी का नाम क्या है गाइस? इस डंडी का नाम है स्टॉक,
या इनफंडिबुलम। क्या नाम है? स्टॉक या इनफंडिबुलम। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैम ने दो तरह के न्यूरॉन्स बनाए हैं। सबको दिख रहे हैं दोनों कलर के न्यूरॉन्स? इसमें जो ऑरेंज कलर से मैम ने बनाया है इसका नाम है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। क्या नाम है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, जो कि हाइपोथैलेमस का सेल है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल। ब्लू वाले का नाम है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ये न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी है, आगे का हिस्सा है, वो हाइपोथैलेमस में होता है और इसकी पूंछ कहां होती है? न्यूरोहाइपोफाइसिस में। ऐसा क्यों होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका रीजन है क्योंकि अगर आपको याद हो किडनी में मैंने बताया था हाइपोथैलेमस में बनता है वेसोप्रेसिन, बट निकलता कहां से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो ये वही सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से यहां से क्या आएगा आपका बच्चा? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से एसओएन से क्या आएगा आपका? यस बच्चों, एडीएच हार्मोन। ये बनाएगा आपका एडीएच हार्मोन, ये वाला बनाएगा आपका ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हार्मोन्स कहां बनते हैं? हाइपोथैलेमस में, बट ये सिक्रीट कहां से हो रही है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। इससे आप देख रहे हैं कि इनके जो एंड टर्मिनल्स है न्यूरॉन के वो फूले हुए हैं। इन फूले हुए हिस्सों को क्या बोलते हैं हम? हेरिंग बॉडीज। क्या बोलते हैं इन फूले हुए हिस्सों को? हेरिंग बॉडीज। तो अगर नीट में क्वेश्चन आएगा कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन कहां बनता है, तो आपका आंसर क्या होगा? एडीएच और ऑक्सीटोसिन कहां बनता है? वो बनते हैं हाइपोथैलेमस में, बट वो निकलते कहां से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो एडीएच बनाते हैं, ऑक्सीटोसिन बनाते हैं, उनका नाम क्या है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। और जहां से वो निकलते हैं वो फूले हुए हिस्से का नाम क्या है? हेरिंग बॉडीज। अब आते हैं पोर्टल सिस्टम पे, आगे वाले हिस्से पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये है हमारी हाइपोफाइजियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी हार्ट से? हाइपोफाइजियल आर्टरी विल ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट। ये ब्लड वेसल घुसेगी हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस में घुसकर ये जाल बना लेगी। क्या बना लेगी गाइस? जाल। इस जाल का नाम क्या है? प्राइमरी प्लेक्सस। तो कैपिलरी का एक जाल बनेगा हाइपोथैलेमस के अंदर। उस हाइपोथैलेमस के जाल का नाम क्या है? प्राइमरी प्लेक्सस। क्या नाम है उस जाल का? प्राइमरी प्लेक्सस। ये वो प्लेक्सस है जो हाइपोफाइजियल आर्टरी से बनता है। अब क्यों बनाया हमने ये प्लेक्सस? जिससे कि हम सभी को यहां से ऑक्सीजन जाएगी सारे सेल्स के पास, रिटर्न में से मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस एक चीज और मिलेगी यहाँ के सेल से रिटर्न में। वो क्या चीज होगी? क्या देगा हाइपोथैलेमस ब्लड कैपिलरी में? CO2 तो देगा ही देगा, इसके अलावा और क्या देगा? हॉर्मोन्स टू रेगुलेट योर बॉडी फंक्शनिंग। और क्या देगा? हॉर्मोन्स। तो यहाँ अंदर और क्या आएंगे बच्चे? हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन्स किसके? हाइपोथैलेमस के। ये जो हॉर्मोन्स है हाइपोथैलेमस के, ये केवल ये केवल किस पे काम करते हैं? पिट्यूटरी पे। तो भाई पूरे शरीर में घुमाने का कोई मतलब है ना हॉर्मोन्स को? इन्हें सिर्फ पिट्यूटरी पे ही काम कराना आता है। इन्हें नहीं आता थायराइड से बात करना, इन्हें नहीं आता एड्रीनल से बात करना। तो काय को घुमाना है पूरे शरीर में? इसलिए भगवान कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, डायरेक्ट भेजना पिट्यूटरी पे। क्यों भेजता है पूरी दुनिया में? टाइम लगेगा। ठीक है। तो ये सारे हॉर्मोन्स आप एक वेन के थ्रू, इस वेन का नाम क्या है? हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। इस वेन के थ्रू सारे हॉर्मोन्स और बची हुई ऑक्सीजन किसके पास आती है? पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी के पास इस हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन के थ्रू। अब यहाँ पे हार्मोन है। अब ये हार्मोन इन पिट्यूसाइड पे काम करेंगे। पिट्यूसाइड्स क्या होते हैं? पिट्यूसाइड्स, द सेल्स ऑफ पिट्यूटरी, पिट्यूसाइड्स।
अगर पिट्यूसाइड के पास हार्मोन आए रिलीजिंग हार्मोन, तो वो कहेगा अरे अरे देवा रे देवा, काम करो सब मिलके, काम करो सब। अगर आए ऊपर से आदेश इनहिबिटिंग हार्मोन का, तो कहेंगे ना काम नहीं करने का, बैठो। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और फिर पिट्यूटरी पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस राजा है, राजा का सीधा आदेश किसके पास जाएगा? सेनापति सेतु के पास। फिर सेनापति सेतु संभालेंगे पूरे प्रजा को, पूरी हमारी जितने भी सोल्जर्स है उनको, ठीक है। फिर बाहुबली आएंगे, उनका सर काट देंगे, क्योंकि ऐसे लोग का हाथ नहीं काटते हैं सर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इसको यही कंट्रोल कर रहा है। समझ आया नहीं आया? वापस एक बार समझाती हूँ, देखिए। तो ये ब्लड कहाँ से आ रहा है? हाइपोफाइजल आर्टरी से। ये किस में टूट गया? पहले जाल में। पहले जाल का नाम है प्राइमरी प्लेक्सस। ये हाइपोथैलेमस के अंदर है, तो वहां पे ऑक्सीजन देगा, CO2 लेगा, हार्मोन्स लेगा। अब ये मैसेज डायरेक्ट पहुंचेगा पिट्यूटरी के पास, ठीक है। पिट्यूटरी के पास आएगी हाइपोफाइजल पोर्टल वेन। ये भी आपकी किस में टूट जाएगी? सेकेंडरी प्लेक्सस में। किस में टूट जाएगी? सेकेंडरी प्लेक्सस। ये सबको देगी ऑक्सीजन और हार्मोन कि ये आदेश मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, अब इस आदेश का आपको पालन करना होगा, उस हिसाब से पिट्यूटरी रिस्पॉन्ड करेगा। दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम्स। समझ आया नहीं आया? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, बनाओ इसको पूरा, लिखो। बनाइए सब। अभी इसकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर होगी कैसे होता है जब हम इसके हार्मोनल एक्शन स्टडी करेंगे। अभी ऑक्सीजन बाहर इसलिए निकालेगा क्योंकि ऑक्सीजन ही यूज करेंगे सेल्स, CO2 देंगे रिटर्न में। हाँ, ब्लड के साथ सिग्नल आता है, बिल्कुल। हार्मोनल सिग्नल, न्यूरोनल सिग्नल नहीं। नहीं, पोर्टल वाला समझना था मनीषा जी। मैम ऑरेंज वाला न्यूरल के ADH हार्मोन कुछ नहीं करेगा? नहीं, कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ 2 के साथ ही काम करता है। भवेश्री मैं 2 बार रिपीट कर चुकी हूँ बेटा, आप क्लास को थोड़ा सा पीछे करके देख लो, रिपीट हो जाएगा 2 बार और। चलो भाई, 2 मिनट वेस्ट कर दिए तुमने, चलो। अब आते हैं हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी। इस चैप्टर का सबसे बड़ा यही ग्लैंड है, इसको अच्छे से पढ़ाना बहुत ही जरूरी है, वरना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पानी पी लेते हैं पहले। मैम हाइपोफाइजल आर्टरी CO2 निकालेगा, क्यों निकालेगा? वो रिसीव नहीं करेगा CO2 सेल से, हैं? मेरी क्लास में तो बेटा तुम्हारा सबको दुखता है, लास्ट क्लास होती है ना मेरी, मेरे से पूरा साल यही किया तुमने, याद रखूंगी मैं। बट फिर भी मैं सुबह 8 बजे की क्लास नहीं लूंगी, क्योंकि आई कैन टेक इट। चलो आओ, अब यहाँ पे करते हैं बात, ठीक है, सारे हॉर्मोन्स की। पार्स डिस्टालिस, वी विल स्टार्ट विद हॉर्मोन्स ऑफ पार्स डिस्टालिस। इसकी टेबल बना दूं क्या? टेबल बना दे, क्या कहती है जिसको आर्मी, टेबल बना देते हैं, ठीक है। अब टेबल यही होती है कि लंबी उम्बी जाती है, नहीं टेबल नहीं बनाते, ऐसे ही बनाते हैं इसको। ओके, हॉर्मोन्स फ्रॉम पार्स डिस्टालिस स्टडी करेंगे, विच इज अ पार्ट ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस। पहले मैं टेबल बनवाती थी, बट इतना इफेक्टिव नहीं होता था, बच्चों के पेज बहुत वेस्ट होते हैं उसमें। पहला हार्मोन जो है, जो पिट्यूटरी से आता है, उसको स्टडी करेंगे। पहला हार्मोन तो आते हैं
देखो इसको ऐसे लिखना है, हाइपोथैलेमस से आया हार्मोन डैश, वो काम करेगा गोनाडोट्रोप्स पे जो कि है पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल्स। ये सिक्रीट करेंगे दो हार्मोन। बताने की कोशिश करो अगर आप बता सकते हो तो, इफ यू कैन टेल दिस। कोशिश करो बताने की, कोशिश करो। बहुत सही। तो हाइपोथैलेमस से कौन सा कमांड आएगा कि गोनाडोट्रोप्स जो कि हमारे पास डिस्टालिस में, जो कि पिट्यूटरी में है, वो सिक्रेट करेगा। यस, गोनाडोट्रोप्स की जगह मैं यहाँ पे पिट्यूटरी लिख देती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए बच्चों, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। कौन सा हार्मोन आएगा हाइपोथैलेमस से? जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जब ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से आएगा, पिट्यूटरी पे काम करेगा, तो पिट्यूटरी प्रोड्यूस करेगा एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स किस पे काम करते हैं? गोनाड्स पे। ये दोनों हार्मोन्स किस पे काम करते हैं? गोनाड्स पे। देखो ऐसे समझ में आ रहा है? इससे क्या ना आपकी नीट की तैयारी भी हो रही है। अगर मान लो कि नीट में इस पैटर्न का अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लोग कर लोगे, तब आप लोग कर लोगे। ठीक है, ओवरीज एंड टेस्टिस। अब एलएच का फंक्शन इन मेल एंड इन फीमेल। कोई बच्चा बता सकता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो ये हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसका क्या फंक्शन होता है मेल और फीमेल में? मेल में क्या करता है? ये लेडिक सेल पे काम करता है, एक्ट्स ऑन लेडिक सेल फॉर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। वहीं पे महिलाओं में एलएच की जरूरत होती है ओव्यूलेशन के लिए एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम के लिए। अब आते हैं एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म है एफएसएच। इसका क्या फंक्शन है मेल में? मेल में एफएसएच क्यों चाहिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। किसके लिए चाहिए? स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये किस पे काम करता है? सर्टोली सेल पे। भाई फीमेल में क्यों चाहिए एफएसएच? oogenesis के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट। बताने की कोशिश करना बच्चों, हाथ क्या टेस्ट होगा ना क्लास में, तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ हमने ये गलती की थी, अब हमें ये नहीं दोहरानी है। बताने की कोशिश करो, पूरे फिल इन द ब्लैंक्स। यस बच्चों, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन आएगा? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी से कौन सा फिर हार्मोन आएगा जो थायराइड पे काम करेगा? उस हार्मोन का नाम है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा, तब थायराइड प्रोड्यूस करेगा T3 एंड T4। T3 एंड T4, बस इसमें इतना ही लिखना है। इसके फंक्शन अभी हम थायराइड ग्लैंड में करेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ T3 एंड T4? नेक्स्ट,
हाइपोथैलेमस से हार्मोन आएगा डैश, काम करेगा पिट्यूटरी पे, फिर पिट्यूटरी प्रोड्यूस करेगा डैश हार्मोन जो कि काम करेगा मेमोरी ग्लैंड्स पे, और जब इस पे काम करेगा तब होगा सिक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर चाइल्ड डिलीवरी। बताने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीटोसिन गलत। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन आएगा? सिक्रीशन ऑफ मिल्क। मिल्क बनाने का काम, सिंथेसिस ऑफ मिल्क लिख दो क्या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए? लो, सिंथेसिस ऑफ मिल्क। तो ये आएगा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी पे काम करेगा, तब पिट्यूटरी क्या बना के देगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन काम करेगा मेमोरी ग्लैंड पे, तब जाके मेमोरी ग्लैंड क्या बनाएगा? मिल्क। लिखिए इसको। आई नो ये तरीका थोड़ा डिफरेंट है पढ़ाने का, बट ये बेस्ट तरीका है। पूरा हाइपोथैलेमस से लेके आगे तक के हार्मोन्स आप देख लेते हो कि किस तरीके से कौन सा हार्मोन काम कर रहा है। अगर सिर्फ पिट्यूटरी के मैं पढ़ाऊंगी तो आप कभी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को रिलेट नहीं कर पाओगे। लिखिए, लिख लिया सबने? नेक्स्ट, नेक्स्ट हाइपोथैलेमस से आएगा डैश हार्मोन, वो काम करेगा पिट्यूटरी पे, फिर पिट्यूटरी एक हार्मोन बनाएगा जो काम करेगा एड्रीनल कॉर्टेक्स पे। हाइपोथैलेमस से कौन सा आएगा? कॉर्टेक्स, कॉर्पस से रिलेटेड, यानी कि कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जब पिट्यूटरी पे काम करेगा तब पिट्यूटरी प्रोड्यूस करेगा ACTH जो है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो काम करेगा एड्रीनल कॉर्टेक्स पे। फिर यहां से सिक्रीट होंगे और हार्मोन्स जो काम करेंगे, कॉर्टिसोल। बिल्कुल समझ। नेक्स्ट, नाउ हाइपोथैलेमस से आएगा डैश हार्मोन जो काम करेगा पिट्यूटरी पे, फिर पिट्यूटरी प्रोड्यूस करेगा डैश हार्मोन जो कराएगा ग्रोथ ऑफ बॉडी, क्योंकि इसका पूरा बॉडी इज अ टारगेट, इसका पूरा टारगेट बॉडी है। वेरी सिंपल। कौन सा हार्मोन आएगा हाइपोथैलेमस से? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। जब ये हार्मोन पिट्यूटरी पे काम करेगा तब पिट्यूटरी बना के देगी ग्रोथ हार्मोन, और ये ग्रोथ हार्मोन पूरे शरीर की ग्रोथ कराएगा। ठीक है? और अगर वहीं पे मुझे ग्रोथ रुकवानी है तब क्या सिक्रीट होगा हाइपोथैलेमस से? अगर मान लो मुझे ग्रोथ को स्टॉप कराना है और ग्रोथ नहीं करानी, तब कौन सा हार्मोन आएगा? GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। नाउ फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। क्या क्या फंक्शंस है ग्रोथ हार्मोन के? पहला फंक्शन क्या है? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स। सारे ब्लड में से कैल्शियम को उठा के बोन्स में डालते हैं जिससे बोन्स लंबी हो जाए। ठीक है? elongation of bones by accumulating calcium in calcium. Next,
एनाबॉलिक, प्रोटीन बनाने का काम करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है, क्योंकि प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। इसका क्या इफेक्ट होता है? डायबिटोजेनिक इफेक्ट, ब्लड शुगर को बढ़ा के रखता है जब तक ग्रोथ हो रही है, क्योंकि ग्रोथ के लिए आपको कार्ब्स चाहिए, शुगर चाहिए। जो लोग शुगर नहीं खाते अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। इट हैज डायबिटोजेनिक इफेक्ट। व्हाट डज दिस मीन? इंक्रीज्ड ब्लड शुगर। अब इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी हैं, ग्रोथ से रिलेटेड। पहला है बिफोर प्यूबर्टी वाले, यानी कि बाय बर्थ, आफ्टर प्यूबर्टी। हाँ भाई, अगर बाय बर्थ ज्यादा ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है तो क्या होगा? बहुत ही लंबे हो जाएंगे आप। जिसकी बीवी लंबी हो उसका भी बड़ा नाम है। यस। तो क्या होता है, अगर एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा है बाय बर्थ, तो दिस विल लीड टू जजेंटिज्म। और अगर लेस ग्रोथ हार्मोन है बाय बर्थ, नॉर्मल से भी कम, तो जिसकी बीवी छोटी हो, डॉर्फिज्म, नाटी। अगर प्यूबर्टी के बाद एक्सेस मींस हाइपर, ज्यादा, ऊपर, या हाइपो, लेस। हाँ भाई, खली को देखा है? उसका ये वाला एरिया देखा है, चिन वाला कितना बड़ा है, उसके हाथ अलग से बड़े हैं। तो क्या हो बताओ भाई? एक्सेसिव, हाइपर, आफ्टर, एक्रोमेगाली, ये एक्रोमीक्रिया। छोटी छोटी उंगलियां होती हैं इनकी, छोटे छोटे पैर होते हैं। ये तो हो गया पार्स डिस्टालिस खत्म। अब चलते हैं पार्स इंटरमीडिया पे। पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया। देखो, टेक केयर कोमल। क्या हो गया गौरी? कोमल को क्या, कोमल हमें प्यार नहीं करती? कल क्लास लगेगी, पहले बता दो, एक्स्ट्रा क्लास। कल मुझे शाम में ट्रेन से जाना है, तो मैं सुबह की क्लास लेके जाऊंगी। और 2 घंटे की लगेगी, कल चैप्टर खत्म करना है मुझे। यस। अब क्या है नेक्स्ट? पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया केमिस्ट्री वाले सर से तो मैं चेंज करा लूंगी टाइमिंग, अगर मेरे टाइमिंग के बीच में आ रहे होंगे तो। सर वेरी नाइस, 8 बजे ले लो ना। आई कांट। पार्स इंटरमीडिया से कौन सा आता है, चलो देखते हैं। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। फिर पिट्यूटरी से जो हार्मोन आएगा वो काम करेगा मिलानोसाइट्स पे। मिलानोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके स्किन में होते हैं। फिर जब ये हार्मोन उस पर काम करेगा तो पिगमेंट निकलेगा मेलेनिन, जो डार्कनिंग ऑफ स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बताने की कोशिश करो। बने हैं, पूछा मैंने। सारी आंटियां मेरी ही चैट बॉक्स में। हाइपोथैलेमस से कौन सा आएगा? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, एमआरएच। ये होगा एमएसएच। एमएसएच क्या है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
जब ये हार्मोन पिट्यूटरी से जाता है ब्लड सेल्स के पास, स्किन सेल्स के पास, मेलानोसाइट के पास, तब वो मेलेनिन सिक्रीट करते हैं। बेटा नामिका उसको तो शायद दोनों ही है। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे हम हार्मोन्स ऑफ पार्स नर्वोसा, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। तो इन पार्स नर्वोसा के हार्मोन्स बनते कहाँ, सिक्रीट कहाँ होते हैं, सिंथेसिस कहाँ होता है इनके हार्मोन्स का, और सिक्रीशन कहाँ से होता है इनके हार्मोन्स का। सिंथेसिस कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस से, बट निकलते कहाँ से बेचारे, यस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। इसमें हमारे पास दो हैं, पहला सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई जो बनाता है एडीएच या वेसोप्रेसिन। कोई भी बच्चा जो इस हार्मोन का फंक्शन बता सकता है, क्योंकि मैं पूरा किडनी वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। ADH is also called as antidiuretic hormone. Vasopressin क्यों कहते हैं? पहला, this acts as a vasoconstrictor to increase blood pressure and GFR। और दूसरा फंक्शन क्या था ADH का, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, reabsorption of water and salt। Next, PBN, paraventricular nuclei, जहां से आ रहा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की काम क्या है, इट एक्ट एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। The hormone is also called as fetal ejecting hormone। सब बाहर निकालने का काम इसी का ही है, बच्चा बाहर, मिल्क बाहर, सीमेन बाहर, ठीक है, ओके। सीमेन इजैकुलेशन में भी हेल्प करता है ये, क्योंकि ये कराते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट कराओ, चीजें बाहर निकलवाओ। मैम सन का मतलब क्या है, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई, इसकी फुल फॉर्म मैंने पीछे लिखी थी डायग्राम में, देखिए एक बार बच्चे आप। लव हार्मोन, हो आयुष ठक्कर को ये सब चीजें बहुत है पता है। फीसिस मैम सेल्फ दम लगाना उसपे, ऐसे, उसमें बॉडी कुछ नहीं करती है, उसमें सेल्फ दम लगाना पड़ता है सुबह सुबह, ठीक है। उसमें कोर बनता है आपका, कोर मसल्स, यू नो, जितना जोर लगाते हैं कोर मसल्स बननी शुरू हो जाती है। दम लगाएं, फटफट करके निकाले। प्यारी मैम, एड्रेनलिन रश क्या होता है, बस पता लगेगा जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना नीट में, जिस दिन तुम रिजल्ट देखोगे तुम्हारी रैंक अंडर 100 है, उस टाइम तुम्हें होगा एड्रेनलिन रश कि तुमने क्या हासिल कर लिया। यू डोंट नो व्हाट टू डू। जिस चीज के लिए तुम स्ट्रगल कर रहे हो, जब मिल जाएगी तुम्हें लगेगा अरे ये इतना आसान था। जब तक नहीं मिलता बस तब तक ही हमें लगता है उसकी वैल्यू पता होती है। वंस यू गेट इट यू आर लाइक अरे ये तो आसान था। फिर बनेगा एक यूट्यूब चैनल, डन। चले, नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट ग्लैंड,
Third, which is our thyroid gland. लिखिए, हेडिंग लिखिए सब, थायराइड ग्लैंड। क्लास ओवर। नो पॉल, तुमने मुझे 2 दिन पढ़ाने नहीं दिया ना, तो मैं भरी बैठी हूँ बेटा, इसलिए मैं कहती हूँ मुझे ना पढ़ाने दिया करो तुम डेली। फिर मेरे को पता नहीं चलता 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, ये प्रॉब्लम है मेरी, इनबिल्ट प्रॉब्लम है। ओरिजिन, अब ओरिजिन एक्टोडर्मल की जगह एंडोडर्मल होता हुआ। लोकेशन वेंट्रल साइड, लोकेशन क्या है यहाँ पे, वेंट्रल, ventrally located around trachea, विंड पाइप। रोज आता, हम रोज आते हैं क्लास में। अच्छा ऐसा क्या, अच्छा बस फीचर लिख लो, चलो फीचर लिख लो, ऐसे परेशान मत हो यार, अभी तो 2 घंटे हुए भी नहीं है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बटरफ्लाई ग्लैंड, also called as H gland, and this is the largest endocrine gland, stores its secretion, only gland which can store its secretion, बाकियों को ये आजादी नहीं दी गई है। हर्षित बड़ा पाए कर रहे हैं, बहुत जबान निकल रहे हैं, बहुत तेज जबान निकल रही है ना तुम लोग की। मैम लंबी क्लास ले लो जीजू तो, थैंक यू थैंक यू, आई लव किड्स लाइक दिस। आओ बच्चों डायग्राम बनाते हैं। लो मैंने बनाया है ये डायग्राम, अब बना भी लो ना, क्यों रोते हो दिन भर, जल्दी से डायग्राम बना के छुट्टी ले लो ना। चलो बनाओ जल्दी। अखिलेश की फील्डिंग सेट है, अगर अखिलेश को कुछ हुआ तो मुझे मत बताना, वैसे भी मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, बस ये लास्ट है आज का, कल होगी क्लास। अब मैं अभी तुम्हारा टाइमिंग सेट ही कर रही हूँ। कल थायराइड ग्लैंड है भाई, बहुत बड़ा है थायराइड ग्लैंड, इसके डिसऑर्डर बहुत है, पैराथायराइड, एड्रीनल ग्लैंड, ये 3 बड़े ग्लैंड्स है, पीनियल वीनियल सब छोटे हैं, थाइमस छोटा है, पैनक्रियास भी छोटा है। सिलेबस पूरा ह्यूमन फिजियो आएगा भाई, पूरा ह्यूमन फिजियो, यही सिलेबस है आपका, द फुल ह्यूमन फिजियो विल कम। मिल गया सिलेबस, हो गए खुश, फुल ह्यूमन फिजियो। पढ़ो अब बैठ के, जो छुट्टी दे के जा रही हूँ मंडे और ट्यूसडे की, पढ़ लेना, मेरा नाम मत डुबोना,
हाँ, मेरा नाम मत डुबोना, ठीक है। सबसे टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करती हूँ, सबसे बढ़िया तरीके से पढ़ा रही हूँ तुम लोग को, और सबसे बढ़िया नंबर लेकर आ जाना, मेरी इज्जत बचा लेना। पूरी ह्यूमन फिजियो आएगी, कल तक केमिकल भी चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी। ऑलमोस्ट 90% सिलेबस आपका कंप्लीट है टेस्ट का कल तक। एक छोटा सा चैप्टर है न्यूरल, जिसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक है, एक्शन पोटेंशियल और ह्यूमन ब्रेन, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है। यस, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, कर लेना। चलो भागो।